रावत जी कहते हैं कि रौबीला चेहरा जो होता है गुस्से वाला होता है। रौबीला भी चेहरा और शुरू ऊपर से आपकी बड़ी बड़ी मूछें, तो लोग आपसे छात्र या और लोग डरते भी होंगे। हाँ, अधिकांश विद्यार्थी जब जैसे विद्यालय में गए या कोई पढ़ने भी आते हैं, तो पहले दृष्टि में तो प्राइमा फेसी वो ये सोचते हैं कि ये अध्यापक तो हो ही बड़ा नहीं खड़ूस सकते। टाइप का हाँ, होगा। खड़ूसा। और हाँ, कई बार तो उन्होंने कहा कि वो रावत जी से मिलना है, रावत सर से। हाँ, मैंने बताइए मैं ही हूँ। कहने नहीं, वो उनसे मिलना है जो टीचर हैं। मैंने अच्छा। माई सेल्फ, मैं ही टीचर हूँ सर। हाँ, तो हंसते हैं, लेकिन जब बाद में पढ़ने आते हैं, जब उन्हें कंटेंट ठीक मिलता है, तो पता चलता है कि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। तो कहते नहीं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। पीड़ा का विषय भी रहा है सर कि आजकल जो न्यू जनरेशन जो जेन जीज हैं, तो ये लोग रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन वो रील में कहीं ना कहीं कुछ फूहड़ता आ जाती है। तो वो देख करके पीड़ा होती है कि वर्तमान पीढ़ी कहाँ जा रही है। जो सोशल मीडिया है, ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन ये कहीं अभिशाप ना बन जाए। जी, तो इसको चरितार्थ करने के लिए, और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अब दूरस्थ स्थानों पर रह रहे हैं, देश विदेश रह रहे हैं, उनकी डिमांड पर कि सर वो पढ़े हुए आपसे बहुत वक्त हो गया, 20 वर्ष हो गए, लेकिन स्मरण आपका आता है, तो कुछ ऐसा करिए। तो उन्हीं ने आइडिया दिया कि ये करिए। भाई मैं तो उसमें ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मेरी सीखने की इच्छा होती है। तो कुछ लेकिन आपके कंटेंट्स बहुत प्रभावशाली होते प्रभाषा हैं। वही उसमें कंटेंट। तो आपका खुद का योगदान है हाँ, वो है ना। कि कुछ मोटिवेशनल हो गए, जी, कुछ आध्यात्मिक हो गए, और कुछ अंग्रेजी, चूंकि मेरा विषय रहा ही जी, है, तो अंग्रेजी से संबंधित छोटी छोटी चीजें जो लोगों को बहुत कम आती हैं। जैसे अभी बनाया था कि आई इंग्लिश अल्फाबेट में आई और जे के ऊपर एक डॉट लगा होता है। जी, अब इसको कम लोग जानते हैं, कोई इसको पॉइंट डॉट कहता है, लेकिन जी, इसका नाम है टिटल होता है। 1 मिनट का वीडियो डाला तो लोगों ने काफी सराहना की, और सराहना उत्साहवर्धन करती है। डेफिनेटली। तो बस वो ये आगे बढ़ रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है। बस यही, अगर उससे अगर 2 लोग भी लाभान्वित हो गए, तो मेरा ये कार्य व्यर्थ नहीं। तो वही बात है। और नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षक और बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर अनिरुद्ध रावत जी से, जो अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ कुछ और भी उनकी उपलब्धियां हैं। आज उन पे हम बात करेंगे। नमस्कार रावत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। रावत जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं, हमारे छोटे से इंटरव्यू में समय पाना बड़ा कठिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप को बिंदु वाइज आपसे बात करें। आप हमें शुरू होने से पहले आप हमें अपना एक छोटा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब। मेरा नाम, जैसा आपने बताया, डॉक्टर अनिरुद्ध रावत है। और मैं एक शिक्षक हूँ, और कुछ लेखन भी कर लेता हूँ। कुछ संगीत से भी जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर भी मैं चर्चा करता हूँ। और रहने वाला मैं मूलतः डिस्ट्रिक्ट जालौन में गांव पड़ता है, ग्राम पिरौना, उरई से कुछ पहले है। जी, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन रहते हैं झांसी में, प्रेमनगर क्षेत्र में नगरा है, तो वहीं पर मेरा आवास है। और मेरे घर में मेरे पिताजी श्री आत्माराम रावत जी, माताजी श्रीमती राम कुमारी, मेरी धर्मपत्नी, और एक बालक और एक बालिका। जी। रावत जी, आप पायदान वाइज अब आप हमें ये बताइए कि आपका साहित्यिक रुझान शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि वही आपके ग्राफ को बढ़ाता है। साहित्य की जब बात करते हैं, तो साहित्य तो व्यक्ति के हृदय में ही होता है। वैसे मैं विद्यार्थी विज्ञान का रहा हूँ। मैंने बीएससी किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। उसके बाद सोचा कि भाई फिजिक्स में एमएससी की जाए, बड़ा क्रेज था। थोड़ी पढ़ाई साइंस की, तो ज्ञान तो मिला, लेकिन आह्लाद नहीं मिला, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लगता था कुछ छूटा हुआ है। और एकदम से कुछ ऐसा मन उचाट गया कि मैंने वो पढ़ाई विज्ञान की छोड़कर और अंग्रेजी साहित्य में मैंने एमए किया। अच्छा। फिर माताजी के द्वारा प्रेरणा दी गई कि इसमें एमए किया है तो इसके बाद पीएचडी होती है, तो जी, पीएचडी भी करने का प्रयास किया, और वो अंततः सफल हुई। 2012 में मुझे पीएचडी अवार्ड किया गया इंग्लिश लिटरेचर में, जी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई मेरी सारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही जी, है। और साथ ही साथ उसके बाद मैंने फिर इतिहास में मास्टर्स किया। जी, इच्छा थी,
साहित्य पढ़ने की, और जहाँ साहित्य होता है वहाँ इतिहास का साथ चलता है, चोली दामन का साथ बिल्कुल है। बिल्कुल जी। साथ है। फिर हिंदी साहित्य का अध्ययन, चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंड के प्योर व्यक्ति हैं, तो हिंदी से तो वास्ता रहेगा ही, हिंदी में भी रुचि हुई। और जहाँ तक सवाल है, एक विषय और है, देववाणी, संस्कृत भाषा, वो आप कह सकते हैं कि मेरे डीएनए में रही, क्योंकि पिताजी संस्कृत के एक अच्छे विद्यार्थी रहे और अच्छे शिक्षक भी रहे और अभी भी हैं। उन्होंने बीएड और एमए संस्कृत किया है। तो बाल्यकाल से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि संस्कृत का वेदों का पाठन हो, चाहे सूत्रों का उच्चारण हो, या संस्कृत के नॉवेल्स पढ़ना हो, कालिदास का पढ़ना हो, चाहे भारवी पढ़ना हो, तो ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। पिताजी पढ़ते रहते थे, वो पढ़ाते थे। हाँ, संगत का सर। संगत का असर है। तो वही है, वो इत्र की आप फैक्ट्री में बैठ जाएं तो खुशबू तो आने ही लगती है। तो वहीं से फिर संस्कृत का भी हुआ, तो संस्कृत में भी थोड़ी रुचि है। उससे ये लाभ हुआ संस्कृत से कि हिंदी और संस्कृत का उच्चारण सामर्थ्य थोड़ा ठीक हो जाता है, जिससे मैं शिक्षक भी हूँ, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने में, संप्रेषण करने में थोड़ा सा सहूलियत होती है। रावत जी, आपने बताया था बातचीत में आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, उनको आप हमारे दर्शकों को क्रमवार दिखाइएगा। सबसे पहले सर, मेरी किताब एक पब्लिश हुई थी, वो इंग्लिश की थी, एपिस्टमी ऑफ डिजायर। एपिस्टमी ऑफ डिजायर, अच्छा। एपिस्टमी ऑफ डिजायर का मतलब हो गया, एक तरह से इसका अर्थ हो गया ज्ञान की लालसा जी। एक रिसर्च बुक है जी। इसमें पोएटिक्स के बारे में और पोइट्री के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पोइट्री की रचना हुई, और पोइट्री और अलंकार, जिन्हें हम कह सकते हैं, इमेजरी कहते हैं, वो किस प्रकार से साहित्य को प्रभावित करते हैं। एक तरह से रिसर्च बुक है। इसके बाद फिर काफी समय तक लेखन नहीं हुआ जी। लोगों ने कहा सर इंग्लिश में लिख दिया है, इंग्लिश के पाठक हमारे यहाँ कुछ कम हैं, तो हिंदी में कठिन होती है जी। और वास्तव में वो कठिन है भी थोड़ी सी। अच्छा। तो सोचा कि इंग्लिश से हटकर थोड़ा हिंदी में लिखा जाए जी, ताकि पाठक भी बढ़े और लोगों को कुछ हो, और कुछ ऐसा लिखा जाए जो व्यक्ति विशेष ना पढ़े, उसको विद्यार्थी पढ़ें, युवा पढ़ें, महिलाएं पढ़ें, हर वय का व्यक्ति उसको पढ़े। फिर एक किताब लिखी, ये सपनों का सारथी। अच्छा। ये हमारे बड़े भाई कह लें, श्री आनंद चौबे जी, इनके मार्गदर्शन में ही रहा और इनकी प्रेरणा भी रही, और उन्हीं ने उकसाया कि आप कुछ अच्छा करिए, कुछ लिखिए। तो मैंने कहा सर हिंदी तो मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन आनंद सर ने कहा कि आप हिंदी लिखिए। तो वो प्रेरणा स्रोत बिल्कुल आनंद चौबे जी प्रेरणा स्रोत रहे। और हमारे झांसी में एक डीएम साहब रहे। इस पुस्तक में क्या मूलतः संक्षिप्त में बताइए। जी, एक आईएएस व्यक्ति की कहानी है इसमें, लेकिन आईएएस तक की नहीं है, वो उस व्यक्ति का बाल्यकाल कैसा रहा। अच्छा। शुरुआत में अभावों से कोई बच्चा जूझता है, जिसके पास इतना धन नहीं है कि वो पुस्तकें खरीद सके, इतना धन नहीं है कि विद्यालय की फीस जमा कर दे, तो किस प्रकार से उसके अंदर वो मोटिवेशन मिलता है, वो कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अड़िग रहता है, और धीरे धीरे जाकर के वो एक बड़ा आदमी, एक सफल व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनता है। उसकी एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक भावुक कथा के माध्यम से ये बताया गया है, बच्चों को प्रेरणा। जी, बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। और इसका दूसरा पार्ट, जब पाठकों ने कहा कि इसका दूसरा पार्ट है, तो फिर ये लिखी गई स्वप्न रथ। अच्छा। स्वप्न सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है। ये नॉवेल तब कंप्लीट होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। अच्छा। इसमें बालक से लेकर के उसके इंटरमीडिएट तक की कहानी है, युवा होने की। और उसके बाद फिर वो व्यक्ति किस प्रकार से यूपीएससी के मैदान में कूद पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, कैसे तैयारी होती है, और किस प्रकार से वो अपने लक्ष्य में सफल होता है। ये पूरी कहानी इस नॉवेल के माध्यम से इसमें बताई गई है। तीसरी पुस्तक आई देवदूत। अच्छा। ये पुस्तक मैं विशेष रूप से कहूंगा कि सभी को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए, ये शॉर्ट स्टोरी है, ये कोई नॉवेल नहीं है। अच्छा। और शॉर्ट स्टोरी काल्पनिक नहीं है, रियलिस्टिक स्टोरी है। इसमें फोटोग्राफ के माध्यम से बताया गया है। अच्छा। झांसी शहर में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो परिवार स्थानीय लोगों की, जिन्हें आप उन मोहल्ले के नाम से जानते हैं।
उनके नाम से भी आप परिचित हो सकते हैं। वो जगह उसमें दृश्य बतलाए गए हैं, आप उसको खोलेंगे तो पता चलेगा। जैसे एक अनाथालय में एक बच्ची रही, जी तो उस बच्ची को जब पैदा होते ही किसी ने फेंक दिया, उसको सुअर और कुत्ते खा रहे थे। उसका एक हाथ खा लिया जानवरों ने, कान खा लिया। फिर उसको स्थानीय प्रशासन ने अनाथालय में, जो यहाँ पर निर्मला कॉन्वेंट कॉलेज के पास में है, वहाँ पर भर्ती कर दिया। बच्ची 1.5-2 साल की हुई। अब उसको कौन अडॉप्ट करे? उस बच्ची की इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि अगर कुत्ता भौंक जाए कहीं दूर तो वो डर जाती थी, बेहोश हो जाती। इतना दहशत थी उस बालिका के मन में। फिर उसको हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अपने प्रयास से और समाज के सहयोग से एक अच्छी परिवार में उसको एडॉप्ट करवाया और वो आज एक खुशहाल जीवन जी रही है। उसकी कहानी भी समाहित, उसकी कहानी इसमें समाहित है। इसमें कहानी एक कहानी के प्रेरणा स्रोत श्री आनंद चौबे जी हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग में मंडलीय परियोजना प्रबंधक हैं। तो एक उन्होंने देखा कि एक बच्चा, वो जब विजिट पर गए थे जिला अस्पताल की, तो एक बच्चे को देखा, अपने पिता के साथ बैठे थे और पिता रोनी सूरत बनाए। चौबे साहब की आदत है कि जब भी किसी को दुखी देख लेते हैं तो विचलित हो जाते हैं। तो उनका सीधा है, कई पार्टनर क्या हाल है, क्यों दुखी हो, व्हाई आर यू सैड? उनका काम है या उनके संस्कार हैं। बताया कि हमारे बच्चे के हृदय में छेद है साहब, यही सैयर गांव का बच्चा है, अरविंद नाम है उसका। मन पसीज गया कि कैसे होगा, तो पता चला कि बहुत रुपए लगेगा। तो उन्होंने फिर प्रशासन से व्यवस्था करके मुफ्त में उसका इलाज संबंधित से करवाया और आज वो बच्चा, उसका हृदय का ऑपरेशन हो गया है, सुरक्षित है, सामान्य जीवन जी रहा है। उसको कई बार मैं देखने गया हूँ। ऐसी 15-16 कहानियां इसमें। अच्छा, इसलिए देवदूत नाम दिया गया है। इसके बाद ये कहानी एवरेस्ट की दूसरी ओर। अच्छा, दूसरी ओर जी, ये आईएएस जो रविंद्र कुमार सर के सानिध्य में लिखी गई है। जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी पहले झांसी रहे, अब जिलाधिकारी आजमगढ़ हैं। तो उनके साथ है कि जिलाधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन ये ऐसे और एकमात्र ऐसे जिलाधिकारी हैं हिंदुस्तान में जो एवरेस्ट पर चढ़े और 2 बार चढ़े। तो एक बार की जो नेपाल से चढ़ने का वर्णन है वो उन्होंने स्वयं लिखा है, मैनी एवरेस्ट की 7 पुस्तकें आई हैं मेरे ख्याल से। वो अच्छे पोइट भी हैं। और उन्होंने मैनी एवरेस्ट एक किताब लिखी है जिसमें नेपाल से चढ़ने की कहानी है। इसमें जब वो दूसरी ओर चढ़े, ये चाइना की तरफ से, इसमें उसका वर्णन है। इसके साथ साथ इसमें तिब्बत का इतिहास है, तिब्बत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, दलाई लामा का जो वंश परंपरा रही है, उनका चुनाव कैसे होता है, इसका पूरा वर्णन है। वहाँ के खेत खलिहान, किसानों की क्या समस्याएं हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। इसके साथ साथ एवरेस्ट पर जो भयंकर आपदाएं आती हैं, जो बर्फीले तूफान हैं, कैसे कोई चढ़े, रास्ते में तमाम दिशा ज्ञान दिया गया, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये रोमांचक किताब भी है, ये आत्मकथा भी है, ये ट्रेवलॉग भी है और एक नॉवेल भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में आई है एक क्षितिज के पार, ये भी उन्हीं पर लिखी हुई है। आईएएस होने के पहले वह जहाज पर काम करते थे, मर्चेंट नेवी में थे। अच्छा। जी, वहां तक थे। तो उन्होंने लगभग 8 वर्ष वहां काम किया। तो समुद्री यात्राओं के दौरान जिन पोर्ट पर जहाज रुकता है तो लोग थके हारे होकर के आराम करते हैं, लेकिन इन्होंने आराम करने की बजाय वहाँ का इतिहास, वहाँ के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, कहानियां, उनके बारे में जानने की कोशिश की और जहाँ और कोशिश ऐसी की कि कहीं गए तो कोई बूढ़ा मिल गया, उससे बात की, किसी दुकानदार से बात की, किसी लाइब्रेरी से बात करी। तो इस प्रकार से जाकर के उन्होंने संस्मरण है। तो वो संस्मरण जब हुआ तो आग्रह किया गया, मैंने किया आग्रह कि सर वो संस्मरण अगर बताएं तो एक बढ़िया किताब बन जाए। तो इस सहयोग से, क्योंकि समय तो नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने समय दिया, तो सहयोग से ये किताब बनी और अपने किस्म की ये शायद एकमात्र हिंदी पुस्तक है भारतवर्ष में। अच्छा। आप गूगल करेंगे तो हिंदी में शायद न मिलेगी, जो जिसमें समुद्री यात्राओं और देशों का वर्णन किया गया हो। तो ये 6 किताबें पब्लिश हैं। अब 7वीं पर एक काम चल रहा है। तो बताना चाहेंगे संक्षिप्त में वो किस मुद्दे पे होगी? वो जो किताब है एक आध्यात्मिक किताब है। तो उसमें शिव के बारे में और शिव का वर्तमान परिप्रेक्ष्य से क्या संबंध है। शिव संहारक ही नहीं है, शिव प्रजापालक भी है, सृजक भी हैं
तो ये पूरा एक माइथोलॉजिकल पुस्तक है। तो अच्छा। उसके लिए तमाम पहले पुराणों का अध्ययन पहले कर रहे हैं। तो मैं हमारे दर्शक उसको कब देख पाएंगे, इस साल या और अगले अब साल? देखिए, अच्छी चीज बनने में समय लगता है, तो 2027 तक वो संभवतः प्रकाश में आ पाए। जी। रावत जी, आपने बातचीत में बताया था कि आप शिक्षक तो बन गए, लेकिन आपकी ख्वाहिश कुछ और थी। हाँ जी, वो जी, भी हमारे दर्शकों के साथ जी। शेयर करें। कहते हैं कि व्यक्ति व्यवसाय तो कर लेता है, लेकिन आत्मिक आनंद उसको तब मिलता है जब वो अपने मन का काम करता है। जब विद्यार्थी जीवन से आप बाहर आए, रोजगार की बात हुई, कोई कहता है कि बैंक में चले जाओ, किसी ने कहा पहले कि तो लोग बनाते थे कि ये बन जाओ, ये बन जाओ। क्योंकि पिताजी रेलवे में रहे, तो भाई प्रेरणा रही कि रेलवे में चले जाओ। जी। पिताजी ने कहा कि आपको जो करना है वो करिए। मेरी इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं, जी। आर्मी अधिकारी बनूं जी। और देश के लिए यथासंभव कुछ योगदान दे पाऊं, देश जी। सेवा कर पाऊं। तो एनडीए मैंने किया। एक बार में तो नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, दूसरी बार में सिलेक्शन हो गया। जी। लेकिन जो नाक पर आप जो चश्मा देख रहे हैं, इसने उसको रोक दिया, अच्छा, अवरोध डाल दिया। अवरोध डाल दिया। इससे लगाने से दिखाई तो देता है, लेकिन इसने ये कर दिया कि हमको उनके नॉर्म्स में आप खरे नहीं कर खरे पाए। नहीं उतरे। तो वहां से रूट बैक आए। उन्होंने कहा कि भाई आप इससे अच्छा कर सकते हैं। अब सांत्वना तो देते ही हैं अधिकारी का। जी। तो चले आए। अब कि क्या किया जाए? तो कहा कि भाई पढ़ना, पढ़ाना और लोगों से वार्ता करना, जैसा आपका स्वभाव है कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, नए नए कलाओं को देखना, आप लोगों विश्व तक पहुंचा रहे हैं, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता मेरा भी रहा है स्वभाव। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों से मिलता जुलते रहें। तो टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, तो उसी में एंटर कर गए। तब से शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोफेशन में कि किताबों से मेरा लगाव हमेशा बना रहता है, क्योंकि आजीविका वो भी ही एक देश की सेवा ही बिल्कुल है। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं अगर सेना में चला जाता तो देश सेवा करता, लेकिन अब वो नहीं कर पाया। लेकिन देश सेवा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन दूसरे रूप में कर रहा हूँ, कुछ लिखकर, कुछ पढ़कर, कुछ पढ़ाकर। रावत जी, अगर अब चूंकि आपने देश और उसकी मतलब आपने अपने प्रोफेशन की ख्वाहिश की बात की है, तो मैं ये मानूं कि आपकी ये जो आकर्षक मूछें हैं, ये आपके व्यक्तित्व पे बड़े सूट करती हैं, तो ये उसी ख्वाहिश का हिस्सा है? हाँ, ये कह लें कि मुझे आर्मी में जाने का शौक था। तो आर्मी पर्यायवाची है रौब का, तो नहीं जा पाए। तो भाई जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे वो काम नहीं कर पाते हैं तो वो कम से कम वो आवरण तो पहन ही लेते हैं। तो ये तो किया ही जा सकता है। तो लगे कि हाँ कि मैं आर्मी में ही हूँ। लोग कह भी देते हैं कि सर आप टीचर नहीं, आप आर्मी में ऐसा लगते हैं। तो ये प्रसन्नता होती है कि चलिए जहाँ मैं नहीं जा पाया, लेकिन लोग परिकल्पना तो है, तो कहीं ना कहीं आज भी उससे जुड़ा हुआ। जी। रावत जी, आपके जीवन में ऐसा कोई मुद्दा रहा हो जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें, जिसने आपकी जिंदगी ही बदल दी? ऐसे तो कई मुद्दे हैं, कुछ हैं जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पहले मैं केवल एक काम था, केवल पढ़ना और पढ़ाना और घर में रहना। फिर एक बार एक ऋषि या संत कह लें, उनका आगमन हुआ उरई में जी। तो उनके मैंने चरण बंदन किए। अब वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये कहा कि तुम्हारा काम बोलने का है क्या? मैंने कहा बोलने का क्या है, मैं शिक्षक हूँ। तो गुरुजी आपको कैसे पता? अब गुरु तो सिद्ध पुरुष होते हैं। तो कहा कि तुम एक जगह सिमट कर ना रहा करो। अच्छा। हाँ, स्वार्थी ना बने, सेल्फ सेंटर्ड ना बने। डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ ओनली। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा समाज में बैठिए, थोड़ा दूसरों के लिए जिए, कुछ दूसरों की समस्याओं को सुनो। तो पता नहीं उनके ये शब्द तो 2-3 सेकंड के थे, लेकिन वो हृदय में घर कर गए। और उसके कुछ दिन महीने बाद ऐसा लगा कि मुझे बाहर आना चाहिए। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया, कुछ संगीत भी सीखा। वो इच्छा थी कि कुछ संगीत भी आना चाहिए। कहते नहीं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन तृणम न खादंती तब जीव मान तदभाग ध्येयम परम पशु नाम। कि जिस व्यक्ति के हृदय में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, तो मनीषी लोग कहते हैं वो पशु है। तो मैं पशु नहीं बनना चाहता था। साहित्य से तो जुड़ा हूँ आप सभी के सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से,
और संगीत से भी जुड़ने की इच्छा रही है। अच्छा, संगीत के लिए प्रेरणा स्रोत लोग बड़े बड़े होते हैं, जी। लेकिन संगीत की प्रेरणा स्रोत मेरी बेटी है। अच्छा, वो कौन सी क्लास की? नाइन्थ क्लास में है, अच्छा। आराध्या रावत है, जी। सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज की जी। होनहार छात्रा जी। है। तो वो गिटार बजाती है और गायन भी करती है और कीबोर्ड भी बजाती है। जी। वो अपने पिता की प्रेरणा स्रोत बन गई। हाँ, तो वो वो कैसे? उसका शौक है बजाना। तो हाँ। हम दिन भर देखते हैं वो गाती है, कभी गाना बजाती है, खुद कंपोजिंग करती है। तो हमने कहा कि भाई ये सुनने में अच्छा लगता है तो हम भी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाएं। अब गिटार इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, कीबोर्ड बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैरी देखा करना जाए, आसान। कैरी करना आसान, जो कभी भी ले सकूं। तो मैंने फिर मुरली के बारे में सोचा, बांसुरी बजाई जाए। तो बांसुरी ये खरीदी और उसमें 10-20 तो दिन फूंक किसी से मारते आप रहे। प्रशिक्षण ले रहे हैं या अपने आप ही नहीं, इसको? ऐसे ही है, वो यूट्यूब तो है ही, अच्छा, सबका वो गुरु तो है, सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु है। तो हम तो चाहेंगे हमारे दर्शकों को कोई छोटी सी धुन के कुछ इससे अगर आप इससे सुना पाए। जी 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 बिल्कुल। ये एक 20 स्केल की एक फ्लूट है। जी। तो मैं आपको एक हाँ, छोटा सा। पहाड़ी धुन हाँ, सुनाता एक हूँ। टुकड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब, एक बहुत पहाड़ी खूब, धुन थी। बहुत खूब। रावत जी कहते हैं कि कुछ भी आगे बढ़ने के लिए जीवन संगनी का बड़ा योगदान होता है। आपने 6 पुस्तकें लिख डाली हैं, आपने बांसुरी भी होठों से लगा ली है। तो ये सब जो क्रिएशन वाले पार्ट है, इसमें आपकी जीवन संगनी का क्या योगदान रहता है? जीवन संगनी का असर योगदान वही है जो रेलगाड़ी के लिए एक इंजन का होता है। श्रीमती वर्षा जी मेरी बेटर हाफ हैं, स्वभाव से बहुत ही शांत, बहुत सीधी महिला हैं। तो उनका हमेशा सहयोग रहता है आगे बढ़ने में। जैसे मैंने कोई किताब लिखता हूँ जी। तो पहले वो पढ़ती हैं, हाँ। फिर उसमें वो गलतियां बताती हैं। जी। प्रूफ रीड करना उन्हीं का काम होता है जी। और उसके बारे में ये दिशा निर्देश देना कि इसमें ये सीन कौन सा आना चाहिए, ये सीन आना चाहिए। तो ये 6 किताबें देखी, इनमें से अधिकांश में जो स्क्रीन प्ले है तो वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और दूसरा, बच्चों के लिए एक बेस्ट मदर तो होती हैं, माताएं तो सारी बेस्ट ही होती हैं, लेकिन का ये है कि चाहे साहित्य हो चाहे संगीत हो, उसमें व्यवधान नहीं। जैसे अगर मैं संगीत का रियाज कर रहा हूँ और घर में किसी चीज की आवश्यकता है, घरेलू कोई ग्रोसरी लाना हो, तो जब तक मेरा वो रियाज चलता रहेगा, लेखन चलता रहेगा, तो अगर चीनी नहीं है तो वो बिना चीनी की चाय पिएंगी, वो पिला देंगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती हैं। और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब कहा जाएगा कि चीनी की आवश्यकता है। तो मैं आभारी हूँ और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर दिया गया है। रावत जी कहते हैं कि रोबीला चेहरा जो होता है गुस्से वाला होता है, रोबीला भी चेहरा और फिर ऊपर से आपकी बड़ी बड़ी मूछें, तो लोग आपसे, छात्र या और लोग डरते भी होंगे। हाँ, अधिकांश विद्यार्थी जब जैसे विद्यालय में गए या कोई पढ़ने भी आते हैं तो पहले दृष्टि में तो प्राइमा फेसी वो ये सोचते हैं कि ये अध्यापक तो हो ही बड़ा नहीं, खड़ूस टाइप का खड़ूस होगा। सा। और कई बार तो उन्होंने कहा कि वो रावत जी से मिलना है, रावत सर से। हाँ। मैंने बताइए मैं ही हूँ। कहने नहीं, वो उनसे मिलना है जो टीचर हैं। मैंने अच्छा। माई सेल्फ, मैं ही टीचर हूँ। हाँ। तो हंसते हैं, लेकिन जब बाद में पढ़ने आते हैं, जब उन्हें कंटेंट ठीक मिलता है तो पता चलता है कि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। तो कहते नहीं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वही बात है। रावत जी, इन दिनों मैं देख रहा हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप फेसबुक वगैरह पे भी आप काफ़ी सक्रिय हैं और आपकी सक्रियता लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है, पॉजिटिव पक्ष ये है। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए।
ये थोड़ा सा एक पीड़ा का विषय भी रहा है सर कि आजकल जो न्यू जनरेशन जो जेन जीज हैं, तो ये लोग रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन वो रील में कहीं ना कहीं कुछ फूहड़ता आ जाती है। तो वो देख करके पीड़ा होती है कि वर्तमान पीढ़ी कहाँ जा रही है। जो सोशल मीडिया है ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन ये कहीं अभिशाप ना बन जाए। तो इसको चरितार्थ करने के लिए और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अब दूरस्थ स्थानों पर रह रहे हैं, देश विदेश रह रहे हैं, उनकी डिमांड पर कि सर वो पढ़े हुए आपसे बहुत वक्त हो गया, 20 वर्ष हो गए, लेकिन स्मरण आपका आता है तो कुछ ऐसा करिए। तो उन्हीं ने आइडिया दिया कि ये करिए। भाई मैं तो उसमें ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मेरी सीखने की इच्छा होती है। तो लेकिन आपके कंटेंट्स बहुत प्रभावशाली प्रभावशाली वही कंटेंट तो आपका खुद का योगदान है। हाँ, वो है कि कुछ मोटिवेशनल हो गए, कुछ आध्यात्मिक हो गए, और कुछ अंग्रेजी, चूंकि मेरा विषय रहा ही है तो अंग्रेजी से संबंधित छोटी छोटी चीजें जो लोगों को बहुत कम आती हैं। जैसे अभी बनाया था कि आई इंग्लिश अल्फाबेट में आई और जे के ऊपर एक डॉट लगा होता है। अब इसको कम लोग जानते हैं, कोई इसको पॉइंट डॉट कहता है, लेकिन इसका नाम है टिटल होता है। 1 मिनट का वीडियो डाला तो लोगों ने काफी सराहना की, और सराहना उत्साहवर्धन करती है। तो बस वो आगे बढ़ रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है। बस यही, अगर उससे अगर 2 लोग भी लाभान्वित हो गए तो मेरा ये कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। रावत जी, बंजारा बीट एक कैसा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, पिछले 5 साल से आप जरूर देख रहे हैं। हम चाहेंगे हमारी नई पीढ़ी को आप अपने तरीके से कोई ऐसा ज्ञानवर्धक संदेश दें ताकि वो भी आपके इस मोटिवेशनल वाले आंदोलन में शामिल हो जाए। जैसे कहते हैं ना, आपदा को अवसर बनाना। तो जो चीजें हमारे पास हैं, ये आपदा कभी नहीं, जैसे सोशल मीडिया आज है, तो इसको हम अपना ताकत बनाएं, इसको हम माध्यम बनाएं कि हम ज्ञान का प्रसार करें। और दूसरी बात, जो आजकल विद्यार्थियों में एक भीतर से भावना आती जा रही है कि परीक्षाओं में मार्क्स ही सबसे बड़ी चीज होती है। अधिक मार्क्स का मतलब वे अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि परीक्षाओं में अंक आना अलग बात है और योग्य नागरिक बनना ये अलग बात है। अभी हृदय द्रवित हो जाता है सर जब देखते हैं कि एक विद्यार्थी ने, अभी अखबार में पढ़ा, एक बच्ची ने लिख दिया कि पिताजी, माताजी, मैं अब पढ़ने योग्य नहीं रही, मुझे क्षमा करें, और उसने सुसाइड कर लिया। कई केस आते हैं। ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? तो उन बच्चों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि उनका जीवन इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उनके मार्क्स। हमारे जितने महापुरुष रहे हैं वे अपने मार्क्स के आधार पर महापुरुष नहीं हुए हैं, वे अपनी प्रेरणा के आधार पर महापुरुष, काबिलियत की। तो काबिलियत बढ़ाएं। मार्क्स तो क्या है, कागज के कुछ अंक हैं, डिजिट हैं, और डिजिट तो बदलते रहते हैं। तो योग्यता कमाएं, बस यही मेरा संदेश रहेगा। तो ये थे डॉक्टर अनिरुद्ध रावत जी, जो अपने जीवन की महत्वपूर्ण पहलू बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आपको इस बात की बधाई दूंगा कि आप पिछले कई वर्षों से ऐसे ऐसे नगीने समाज से निकालते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। और अगर शायद आपका ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमारा समाज वंचित रह जाता ऐसी कलाओं से, ऐसी प्रतिभाओं से जो केवल 4 दीवारी में ही घुट रही हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद समाज की ओर से कि आप उनके पास गए, स्वयं गए, और उनसे बिना कोई शुल्क लिए हुए आपने उनको ऊपर तक उठाया और लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।